हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बताइए ज़िंदगी कैसी चल रही है। कैसे हो आप। आपकी तबीयत कैसी है। प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर सिटिंग हावर, हाउ मेनी हावर्स यू स्टडी। कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई करते हो, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। क्योंकि यही डिसाइड करेगा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पोटेंशियल लेवल कितना और क्या होने वाला है। क्योंकि यही बताएगा तुम्हारी कैपेसिटी लेवल और तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जा है कितनी अधिक निकलेगी और कितनी ऊंचाइयों तक तुम जाओगे। यही सेटिंग हावर तुम्हारा डिसाइड करेगा। बात समझ में आई। एवरीथिंग जो तुम्हारे जीवन में लगभग 70% चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं। यही तुम्हारा सिटिंग हावर, तुम्हारे बैठने का जो घंटा है, जो सिटिंग हावर तुम्हारा है, यही डिसाइड करने वाला तुम जीवन में कहाँ और किस लेवल तक जाओगे। सो वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। इस इकोनॉमी की सीरीज में आज का टॉपिक है आरबीआई इलेमेंट। आप लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग इन इंडिया भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस बैंकिंग इन इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिफरेंट एलिमेंट को आपने पढ़ा है, जैसे कि मॉनेटरी अथॉरिटी हुआ, करेंसी अथॉरिटी हुआ, रेगुलेटर सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम हुआ। ठीक है। आज जो टॉपिक है वो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ से चीज़ों को हम चालू करेंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब। इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। युद्ध ही है जीतने का एकमात्र विकल्प। युद्ध युद्ध ही है जीतने का एकमात्र विकल्प। इस चीज को समझना और इसकी गहराई में जाके समझना इन शब्दों के। युद्ध ये तो नियमित है। चाहे तुम लड़ो या ना लड़ो, प्रकृति, नेचर, ये तुमसे लड़वा देगी। ये तुमसे इसको करवा देगी। जीवन में कितना भी आराम ढूंढ लो, स्वर्गलोक में जाके बैठ जाओ, लेकिन नेचर का जो एल्गोरिदम है ना, इस प्रकार से सेट किया गया है, ये तुमसे युद्ध करवा देगी और तुम्हें उतरना पड़ेगा। कमजोर रहोगे पटक के मारेगी, और ताकतवर रहोगे तो लड़ोगे, स्ट्रेटेजी जानोगे, प्लानिंग जानोगे, पढ़े लिखे होगे तो सोच पाओगे और तब तुम लड़ोगे। कमजोर खत्म हो तुम, तब मार दिया जाएगा। बहुत मारेंगे लोग। बात समझ रहे हो। तो युद्ध तो भाई जरूरी है जीतने के लिए। और इस युद्ध को जीतने के लिए ध्यान और ताकत का जो पारस्परिक संबंध है, उस चीज को समझना होगा। ध्यान और ताकत के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए तुम्हें ज्ञान की गंगा में गोते लगाना पड़ेगा। समझो इस चीज को। ध्यान और बल, ताकत के पारस्परिक संबंध को समझने के लिए तुम्हें ज्ञान की गंगा में गोते लगाना पड़ेगा। और जिसने भी लगाया इस ज्ञान की गंगा में गोते, वही तो विजेता बन के निकला इस संसार का। ये दुनिया डिप्रेशन की शिकार, 97 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार इन द प्रेजेंट टाइम। ये तो बहुत छोटा डाटा है। 97 करोड़ लोग इस दुनिया में डिप्रेशन के शिकार हैं। 28 करोड़ लोग एंजाइटी के शिकार हैं। सोचो, ये तिहाई जनसंख्या डिप्रेशन में घुसी पड़ी है। क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? खेल सोच का है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें हकीकत पता नहीं है और ना तुम उसको जानना और देखना चाहते। क्योंकि हकीकत तो ध्यान से आ रही है ना, यहाँ से, यहाँ से। ये जो विचारों की उद्विग्नता है, जो तुम्हारे अंदर क्या कहते हैं, कौतूहल मचता है, क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेशन होता है दिमाग में, उस चीज को दिखाता है। ये हो कहाँ से रहा है,
ये जो वाइब्रेशन है ये आ कहाँ से रहा, फ्रॉम वेयर। माइंड यहाँ से फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ से फ्लक्चुएट, कहाँ से थॉट आ रहे हैं मेरे पास, ये तुम्हें ध्यान दिखाता है। और जब तुम ध्यान से उन विचारों को देखना जान जाते हो, उनको देखने लगते हो, तब वहीं तुम्हारी ताकत का संचार होता है। और वहीं ऐसी ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं तुम्हारे शरीर से जिसका तुमने शायद जीवन में कभी कल्पना ही नहीं किया हो। कभी कभी तुम देखते हो ना अपने जीवन काल में, चारों तरफ देखते होगे, कोई व्यक्ति है, ए भी कर रहा है, वो बी काम भी कर रहा, सी काम भी कर रहा, डी बिजनेस भी कर रहा, ई बिजनेस भी कर रहा, और हर जगह सक्सेस है। ये रीजन यही है सर, इसी ध्यान का रीजन है। इसी वजह से वो व्यक्ति कामयाब है और कोई कारण नहीं है। ये ध्यान, मैंने क्या कहा, ध्यान और बल, ये पारस्परिक जो इनका संबंध है ना, ये ज्ञान से आता है। जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, तुम अगर समझोगे, सुनोगे, फिर इसको जाके अपनाओगे, यही तुम्हारा ज्ञान है जो मैंने दिया तुमको। अब तुम भी कहोगे हाँ सर, लोग एक बार करते हैं, तब यहाँ पे ध्यान और बल का पारस्परिक संबंध हुआ। और जब यही दोनों मिलते हैं ना, ध्यान और बल, ऊर्जा का विकेंद्रीकरण, ऊर्जा का केंद्रीकरण तुम्हारे अंदर इस रूप से होता है कि तुम सोच नहीं सकते। नेक्स्ट अंबानी तुम, यही नियम है। इसको चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन नियम यही है। बात समझ में आई? तो भैया, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे माताओं एवं पिताओं, सबके लिए बता रहा हूं, चाहे जो एज हो तुम्हारी, जीवन में लड़ना अगर है, युद्ध करने की इच्छा अगर रखते हो, मन में तन में, हाथों में खुजली होती है कुछ करने की, युद्ध करने की, कुछ और नहीं मत समझना, युद्ध करने, दिमाग को जब किसी चीज़ को सुना करो तो बुद्धि को शांत रख के और एक जगह नियंत्रण रख के सुना करो। मैं समझ सकता हूँ तुम युवा हो, तुम्हारा दिमाग भटकता है, लेकिन भटकने मत दो, उसको रोको। तुम ही हो भारत के आइंस्टीन यार, तुम ही भारत के न्यूटन हो, तुम ही भारत के एपीजे अब्दुल कलाम हो, नेक्स्ट आने वाले, तुम ही बनोगे सब कुछ। ये एटम बम तो बहुत छोटा आविष्कार है इस संसार में, तो पता नहीं क्या क्या बनाने वाले हो अभी, लेकिन तुम खुद को पहचानो। यू नीड टू, क्या बोलते हैं उसको, तुम अपने आप को अंदर से इंटरनल जो पावर है उसको निकालो। जब ऊर्जा निकलती है ना सर, देखो अमेरिका में, देखो अमेरिका में ऊर्जा निकल रही इस समय, वो अमेरिका चमक क्यों रहा है? वाई अमेरिका इज शाइनिंग, यूएसए साइन क्यों कर रहा है? ऊर्जा उसके पीछे है। देख रहे हो जितने अभी बेहतरीन बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, सब वहीं अवेलेबल हैं, बेहतरीन बेहतरीन इंजीनियर सब वहीं अवेलेबल हैं, तो चमकेगा नहीं। इसी कारण से यूएसए चमक रहा है। जब आविष्कार वहाँ है, टेक्नोलॉजी वहाँ है, पैसा भी तो वहाँ होगा ना सर। बात समझो इस चीज को, जहाँ ऊर्जा है शाइनिंग वहीं रहेगी। सूर्य के पास ऊर्जा है, देखो सूर्य चमक रहा है, प्लूटो काहे नहीं चमकता? प्लूटो काहे नहीं चमकता? ऊर्जा है ये नहीं है। चंद्रमा देखो डिमनेस, सूर्य के पास ऊर्जा है, ये फ्यूजन हो रहा है। तुम भी ना इसे फोड़ो ना अपने अंदर यार, हाइड्रोजन फ्यूजन करो इस चीज को। सोचो, तुमने सीखा नहीं विज्ञान से, तुम्हें बता रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्यूजन मतलब फ्यूजन प्रक्रिया, ठीक है, उसमें ही होता है फ्यूजन। एक न्यूट्रॉन से 3 को टैकल किया जा रहा है, फिर एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये 3 को टैकल कर रहा है, फिर ये 3 को टैकल कर रहा है। सोचो गजब का चेन रिएक्शन बन रहा है, ऊर्जा ऊर्जा को खींच रही है। समझ में? यही हाल पैसे का भी है, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है। इस तरह करो ना, अपने अंदर जलाओ आग यार,
ऊर्जा इस प्रकार का फ्यूजन रिएक्शन करो ना अपने अंदर, निकालो न्यूक्लियस को, तोड़ो ना यार, तोड़ो उस न्यूक्लियस को, जो दिमाग में अटका हुआ न्यूक्लियस है उसको छटकाओ, उसको निकालो। ऊर्जा तभी तो निकलेगी। वो जो अप्रेसिएशन अंदर से इंथुजियाज्म जागेगा, कैसे जागेगा? वो तभी जागेगा, चिपका हुआ जो न्यूक्लियस है, जब तुम उसको निकालोगे, अन्यथा मरे के मरे रह जाओगे और जीवन भर दूसरों को दोष देते बीत जाएगा कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं बन पाया, तुम्हारे कारण मैं ये नहीं हो पाया, तो जीवन झंड हो जाएगा। मेरी बात को समझो, इसको साइंटिफिक तरीके से दिमाग में लो ना। देखो फिजन प्रक्रिया तुम इससे सीखो। हर उस प्रक्रिया जो हो रही तुम्हारे आसपास, जो हो गई है, उनसे सीखो। सोचो एटम बम में कितनी ऊर्जा होती है, जहां गिरता है 7-8 लाख इंसान तो एक साथ में स्वाहा सपाचट। सोचो ऐसी ऊर्जा तुम्हारे पास हो, जहां जाओ तुम्हारे रेडिएशन से 8 लाख लोग प्रभावित हो जाए। ये चीज कनेक्ट करो ना दिमाग में यार। तुम आइटम बम को लेके पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहे हो, तुम मिर्जापुर सीट पीछे पड़े हुए हो, तुम रिवॉल्वर चलाने की बात करते हो, तुम रिवॉल्वर खोसने की बात करते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हो। तुम आइटम बम से सीखो ना। इतनी ऊर्जा अगर तुम्हारे अंदर हो, मैं जहां जाऊं 8 लाख लोग उससे प्रभावित हो जाए और 8 लाख लोगों की जिंदगियां बदल दूंगा। ये चीज सीखो ना यार। तुम उल्टा सीधा सीख रहे हो जीवन में। ये सब देख के दुख होता है, हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। वो भुजाएं कहाँ चली गई जिनमें बल था, जिनमें पौरुष था, जिनमें पुरुषार्थ था, कहाँ चली गई वो भुजाएं? जो अगर ठान लेती थी पहाड़ों को भी चीर देती थी, रेजा रेजा कर देती थी। अब तुम यार टिकटॉक पे परेशान हो, क्यों? शॉर्ट वीडियो क्यों बना रहे हो? आखिर उसमें क्यों परेशान हो? तुम देख क्यों रहे हो इतना शॉर्ट वीडियो? तुम्हें रील देखने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। सोचो अगर देख रहे हो, तुम सीख ही नहीं रहे हो कुछ उससे। यूट्यूब कितना गजब स्टेशन, सोचो प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए। क्या चीज ऐसा है जो आज के समय यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं? दुनिया भर का ज्ञान, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। एक व्यक्ति है मेरे साथ, तो आपसे कभी मिलवाऊंगा। यूट्यूब से देख देख के उस व्यक्ति ने महीने का 5 लाख 10 लाख कमाना सीख लिया, यूट्यूब से, नॉलेज से। और उसके घर अभी जो है 4-5 लोग जॉब कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरह लेकिन टिकटॉक नहीं देखता था और शॉर्ट वीडियो नहीं देखता था। उसका दिमाग जिंदा था, मरा हुआ नहीं इंसान था। मिलवाऊंगा कभी इससे। तो इस चीज को समझो ना यार। ये देखो फिजन प्रक्रिया, इसको समझो कि आई वांट टू बिकम एन एटम बम। जहां जाऊंगा 8 लाख लोग मुझसे प्रभावित हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इतनी ऊर्जा मेरे अंदर आनी चाहिए। तो ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? ये ऊर्जा किताबों से आएगी। क्या गजब सोर्स है, बुक्स। पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे, यूट्यूब खोलो। आज इसमें योगी जी ने टेबलेट भी बांट दिया है, पढ़ो। खोलो एक एक वीडियो, 8-8 10-10 12-12 घंटा का, थोड़ा दूर रख लो टेबलेट को। इतनी जल्दी आंख नहीं खराब हो जाएगी। तुम डरते भी तो हो, जैसे पढ़ने बैठोगे मोबाइल सामने रखे तुरंत दिमाग में आ गया। तुमने मान लो फिजिकल ज्योग्राफी लगाई, इकोनॉमिक्स लगा दी, ठीक है, रोहित केसरी सर की इकोनॉमिक्स तुमने लगा दी, पढ़ने बैठे, हाँ लो पढ़ते। थोड़ा जैसे 10 मिनट का वीडियो चला, तुरंत दिमाग में बात क्लिक करेगी। अरे यार आंख ना खराब हो जाए तुम्हारी। कितना देखोगे? ऑनलाइन ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। चलो हटाओ इसको, बुक पकड़ लेते हैं। ये भी सिंड्रोम तुम्हारे पास है। इतनी जल्दी डर जाओगे, इतनी जल्दी आंख खराब हो जाएगी तुम्हारी यार। यू नीड टू फोकस। अब डरे जैसे, कहाँ उसको बंद कर दिए तुम।
उसका भी फायदा नहीं ले पा रहे। लेकिन जैसे तुम्हें पिक्चर देखना है, वेब सीरीज देखना है, खोल के बैठ जा रहे हो, देख रहे हो। और कुछ लोग तो हैं देख भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं, हाँ यार देख रहे हैं लेकिन टाइम बर्बाद हो रहा है, चलो कोई बात नहीं थोड़ा देख लेते हैं, फिर देख रहे हैं टाइम बर्बाद हो रहा है। मतलब देख भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं, चूतिए हैं वो लोग, बेवकूफ हैं। सो मेरा कहना, इसको ट्रेन करो यार इस लेवल पे। और ट्रेन करने का तरीका एक ही है, ध्यान और योगा। जब बहुत थॉट आने लगे दिमाग में ना, थोड़ी सी मिर्ची लिया करो, मुंह में फाँक लिया करो, सारे इमोशन सारे भाव तुम्हारे नियंत्रण हो जाएंगे उस समय। 3-4 ऐसी प्रक्रिया कर दो, मन और नियंत्रण हो जाएगा तुम्हारा। तुम मर्चा वर्चा खाते हो नहीं, सब्जी से निकाल के बाहर कर देते हो, तीखा खाना बंद कर दिए हो, तुम मीठे हो गए हो, मीठा खाते हो तुम, और मीठा भी ढंग से खा नहीं पाते हो। तुम चाउमीन बर्गर ये पता नहीं पिज्जा उज्जा उल्टा सीधा चीज खाते हो। अभी 1 किलो चला के शुद्ध बर्फी या शुद्ध पेड़ा तुमको दे दें, तुम खा नहीं पाओगे, कबोर्ड पकड़ लोगे तुम, ताकत खत्म हो गई तुम्हारे अंदर। जब कभी भी दिमाग नियंत्रण ना रहे ना, एक ही मर्चा उठाया करो, मुंह में डाल लिया करो, काट लिया करो उसको, खा लिया करो, सारे इमोशन सारे भाव तुम्हारे नियंत्रण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो देखो यार, समझो इन सब चीज़ों को, इस तरह बदलाव आएगा, यही बदलाव चीज़ों को बदल देगा। ये किताबें यही तो पढ़ना है हमें, इन्हीं किताबों से हमको ज्ञान मिलने वाला है, इन्हीं किताबों से हमें उस लेवल का जो युद्ध होने वाला उसमें विजयी होने का जो आशीर्वाद है ना, कोई गुरु नहीं देगा, इन्हीं यही किताबें हमको देंगी वो सब। क्योंकि आज का युद्ध किताबों से ही है गुरु। बात समझ में आई? तो तुम्हें खुद को इस लेवल का तैयार करना है। बात समझ में आई? इस तरह सोचा करो। और दूसरी बात, तुम सोचते भी हो नहीं, कोई भी टॉपिक पकड़े, मान लो तुमने आरबीआई पकड़ लिया, तो उसको सोचोगे नहीं, हाँ ठीक है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 37 या 35 में इसका आविष्कार हुआ, बन गई, 49 में नेशनलाइजेशन हो गया, बात खत्म। तुमने सोचा ही नहीं मॉनेटरी पॉलिसी इसमें क्या वर्क करती है, मॉनेटरी अथॉरिटी का काम क्या है इसमें, ठीक है, रेगुलेटरी चार्जेस क्या होते हैं या फिर रेगुलेटरी चेंजेस क्या होते हैं इसमें, फाइनेंशियल सिस्टम, तुम इसके बारे में सोचोगे हो नहीं। और सोचोगे भी तो उसको तुम अपने आसपास कनेक्ट करोगे ही नहीं, वो कहाँ से घुसेगा तुम्हारी बुद्धि, नहीं घुसेगा। बात समझ में आई है? तो मेरी बात मानो और इस लेवल पर काम करना चालू कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आरबीआई तुमने पढ़ लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी के डिफरेंट एलिमेंट को हम अभी पढ़ रहे हैं। कहाँ पहुँचे हैं? रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, पेमेंट जो प्रक्रिया होती है जो डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, उनको रेगुलेट कैसे किया जाए, उनका सेटलमेंट कैसे किया जाए, और डिफरेंट जो पेमेंट डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये आरबीआई काम करता है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड फंक्शन सच एज इंट्रोड्यूसिंग एंड अपग्रेडिंग सेफ एंड इफिशियंट मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, सेफ और इफिशियंट मोड ऑफ पेमेंट कैसे हो, उसको अपग्रेड करता है, उसको सिक्योर करता है, उसको सेटल करता है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट एट द लार्ज पब्लिक पूल। ठीक है, जो पब्लिक के द्वारा डिमांड की जाती है उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है उसमें जो है पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। मान लो तुम एटीएम से पैसा निकालने गए, वहाँ पे पैसा अवेलेबल नहीं है, तुम्हारा उस एटीएम से विश्वास उठ गया है ना, मान लो 2-3 बार तुम्हारे साथ प्रक्रिया हो गई, अब जो पब्लिक जाएगी तुम उसको बताओगे सर इसमें पैसा नहीं रहता, आप इसमें मत निकालिए। यही है कि उसका कॉन्फिडेंस, उस क्या कहते हैं विश्वास जो पब्लिक का उस एटीएम से उठने लगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अगर उसकी रहेगी तो उस बैंक से भी उठने लगता है। इसलिए यही कारण हो सकता है ना बैंक दिवालिया होने का। बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट
छठवां एलिमेंट क्या है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स नन आल्सो एट द रिलेटेड फंक्शन। ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में भी जाना जाता है। बात समझ में आई? गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में इस प्रकार जाना जाता है, गवर्नमेंट यहाँ से पैसा लेती है ना। इट इंक्लूड द थ्री कैटेगरी ऑफ फंक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में किस प्रकार जाना जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड थ्री कैटेगरी फंक्शन। इसमें तीन फंक्शन होते हैं, जैसे कि पहला परफॉर्मिंग द मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग के रूप में काम करता है, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए मर्चेंट बैंकिंग के रूप में कार्य करता है। सेकेंडली एक्टिंग एज दियर बैंकर्स, और उनके बैंकर्स के रूप में भी काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना। सेकेंडली एंड थर्डली मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट ऑफ SCBS। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का जो है उनका अकाउंट को मेंटेन करना, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, उनके अकाउंट को मेंटेन करने का काम RBI करता है। बात समझ में आई? डोमेस्टिक फॉरेन, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट, ठीक, ऑपरेटिंग इन द कंट्री। The broad objective are enabling the government and bank to mobilize enough liquidity for their functioning under which it lend or manages borrowing plans। ठीक है, जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, इनेबल करने का, पेमेंट को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने का, फैलाने का, ठीक है, उसका जो ढांचा, उसका जो फंक्शन, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना, ये RBI का काम होता है। ठीक, उसकी जो लिक्विडिटी होती है, मनी मतलब लिक्विडिटी जो है, उसको मोबिलाइज करने का काम RBI का होता है। अंडर हुई, जिसके अंतर्गत लेंड करना, मतलब क्या, लेंडर और बोरोइंग वाला काम करना। ठीक है, मैनेजर्स ये कहते हैं बोरोइंग के जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो लेंडर जो कि बोरोवर को देगा, उसके प्लान्स को मैनेज करने का काम RBI का ही होता है। ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लोन टू द बैंक, और बैंकों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना फ्रॉम द RBI। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलपमेंटल फंक्शन। इसमें क्या है, अनलाइक मोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, जैसे कि मोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड में RBI वाज आल्सो गिवन सम डेवलपमेंटल फंक्शन, जैसे कि प्लेइंग दिस रोल इट डिड सेटअप डेवलपमेंटल बैंक। डेवलपमेंटल बैंक को सेटअप कर सकता है, जैसे कि सच एज इडबी के रूप में, मतलब एक कोई डेवलपमेंटल बैंक सेटल कर सकता है अगर मान लो इस समय प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन को, पब्लिक को, कंट्री को किसी अदर डेवलपमेंटल बैंक की ज़रूरत है, किसी अदर सेक्टर में, जैसे मान लो सर्विस सेक्टर है, ठीक, उस सेक्टर में मान लो किसी अदर डेवलपमेंटल काज के लिए, या फिर स्पेस सेक्टर ओपन होता है, उस स्पेस सेक्टर के काज में किसी अदर डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए, उस मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फुलफिल करने के लिए उस चीज़ की रिक्वायर होती है, तो नए डेवलपमेंट का बैंक RBI ही ओपन करता है। बात समझ में आई? CDB हुआ, नाबार्ड हुआ, ठीक है, एक्सिम बैंक हुआ, NHB हुआ, ये सब डेवलपमेंटल बैंक है। ग्रेजुअली द ओनरशिप ऑफ दीज बैंक इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम RBI टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर होता है, एम्ड एट enhancing regulatory freedom and professionalism central bank and enabling the government to take care of dynamic requirement of development in a better way। और RBI आशा करता है जो मैं डेवलप करके तुमको दे रहा हूँ, तुम इसको बेटर प्रोसेस से संचालन करोगे, इसको चलाओगे, ठीक है, इसकी जो कार्यकारी प्रक्रिया है, एक्सिक्यूटिव प्रक्रिया है, उसके बाद क्या कहते हैं डिफरेंट जजमेंटल जो प्रोसेस है इसका, उसको तुम बेहतरीन फॉर्म में रेगुलेट करोगे। पेमेंट सिस्टम हुआ, ठीक है, उसके बाद अदर हार्डवेयर वर्क हुआ, इसका सॉफ्ट वर्क हुआ, ठीक है, पेपर वर्क हुआ, ठीक है, लेंडर बोरोवर का जो वर्क हुआ, ठीक है, हर प्रक्रिया को। अब उसके बाद उसकी सुरक्षा का वर्क होगी, सुरक्षा वगैरह वर्क ये तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, RBI ऑपरेट करता है टुडे विथ 27 रीजनल ऑफिस। RBI के 27 रीजनल ऑफिस हैं, ये SSC या किसी भी एग्जाम UPSC में पूछा जा सकता है। 27 रीजनल ऑफिस है, इसको याद कर लेना। मोस्ट ऑफ व्हिच आर सिचुएटेड इन स्टेट कैपिटल, जो अधिक सिचुएटेड है स्टेट कैपिटल में है। व्हिच अफेयर्स आर गवर्न बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड बाय अपॉइंटिंग और नॉमिनेटिंग द डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, 4 साल के लिए गवर्नमेंट जो है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। बात समझ में आई? ये चीज़ें उतनी खास नहीं, फिर भी ध्यान में रख लो। ऑफिशियल डायरेक्टर, गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। नॉन ऑफिशियल जो डायरेक्टर होते हैं 10 नॉमिनेटेड होते हैं फ्रॉम द वेरियस फील्ड में, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। बात समझ में आई? इट आल्सो इंक्लूडेड 4 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर फ्रॉम ईच ऑफ 4
local board of RBI, 4 director और 4 local board of RBI, also known as sub officers. They are situated in the Chennai. Local board of officers RBI कहाँ का situated है? RBI चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, 4 है। कहाँ पे? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। CKMN, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। RBI सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं। देयर आर 4 फुली ऑनर्ड सब्सिडीज हैं RBI की। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी वाली है, DICGS, और भारतीय रिजर्व बैंक नोट वाली है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में, एक ये है। और एक है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, RBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और एक है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ठीक है। दीज आर द सर्विसेज, दीज आर सब्सिडरीज ऑफ RBI, ठीक है, जो सहायक होती है, RBI को सहायता करती हैं डिफरेंट डिफरेंट काम में। जिस प्रकार से इसका फुल फॉर्म नहीं है, उसी प्रकार से ये वर्क करती है। बात समझ में, इसको तुम पढ़ लेना फुल फॉर्म को, इसी से तुम जान जाओ इसका काम क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको बताता हूँ, इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब इसका काम क्या है? इंश्योरेंस से काम है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से काम है। और जो इंश्योरेंस में पैसा जमा हो रहा है, ठीक, उस पैसे की सुरक्षा करना, देख करना, प्रॉपर सेटलमेंट करना, ठीक है, पेमेंट करवाना, ठीक है, लेंडर बोरोइंग प्रोसेस, जो कि लेंडिंग और बोरोइंग प्रोसेस जो करना है, उसको प्रॉपर सेटअप करना। बात समझ में, ये है इसका काम। आगे क्या है? आगे दिया है न्यू फाइनेंशियल ईयर, एम्ड एट अलाइंग इट्स फाइनेंशियल विद द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल ईयर। न्यू फाइनेंशियल ईयर में भी इसका काम है, किसका? RBI का काम है, क्योंकि यही प्रक्रिया। आप देखो, आप पढ़ते हैं इसको, एम्ड एट अलाइंग इट्स फाइनेंशियल ईयर विद द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या हुआ? जो इसका फाइनेंशियल ईयर है और जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है, ये मतलब एम करता है कि दे आर मैचिंग विद देम। फरवरी सन 2020 में RBI डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द अप्रैल मार्च एज इट्स न्यू फाइनेंशियल ईयर। सन 2020 में अप्रैल और मार्च जो कि इसका नया फाइनेंशियल सेटअप किया गया, फ्रॉम 2021, फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर जुलाई एंड जून। जुलाई और जून से अप्रैल और मार्च में सेटअप किया गया, ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर। Thus the RBI will do away with nearly 8 decade of practice, 8 दशकों से इसका प्रैक्टिस चल रहा है, is due to follow the January December financial year before it was changed to July June 1940। ठीक है, जुलाई टू जून 1940 में चेंज हुआ था। इससे पहले ये क्या करते हैं, जनवरी से दिसंबर चल रहा था। बात समझ में आया? अंग्रेजों का दौर था। सच अ चेंज was recommended by the जलन कमेटी। ये चेंज, आप देखो, ये फोकस करना, जलान कमेटी, दीज आर इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। जलान कमेटी रिलेटेड किससे है? जलान कमेटी रिलेटेड टू द चेंज इन फाइनेंशियल ईयर मंथ। बात समझ में? दिस एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट। RBI ऑन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क सन 2019। RBI रिजर्व, दूसरा टॉपिक है RBI रिजर्व एंड द सरप्लस कैपिटल। अब देखो, सरप्लस, ये जो वर्ड है सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या होता है? अधिकता, किसी भी चीज़ में मैक्सिमम होना। दीज आर कॉल्ड सरप्लस, सरप्लस, ठीक है। अभी तुम्हें सरप्लस कंट्री के रूप में किसको जानो देखोगे? कौन सी कंट्री? चाइना, अमेरिका, दीज आर सरप्लस कंट्रीज। कई चीज़ों में सरप्लस है, ठीक है। मेन मैटर रखता है तुम्हारा एक्सपोर्ट का सरप्लस होना। अभी इस बैंकिंग सर्विस पे आएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ही बैंक चल रहा है। सरप्लस होना, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जब सरप्लस होती है, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो मतलब क्या? तुम सरप्लस में हो, तुम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम बाहर से पैसा लेके आ रहे हो। अगर तुम अधिक से अधिक इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब क्या हो? तुम अपना पैसा बाहर दे रहे हो, ठीक है, मतलब तुम डेफिसिट में हो। वर्ड यूज किया जाता है फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, ठीक है। 19-20 में लॉट ऑफ डिबेट वाज सीन इन द इशू ऑफ रिजर्व ट्रांसफर ऑफ RBI टू द गवर्नमेंट, ठीक है। पैसा जो ट्रांसफर होता है RBI के द्वारा गवर्नमेंट में, उसमें कई बार इशू उठते रहते हैं कि आपने कहीं ज़्यादा रुपया नहीं ट्रांसफ़र करे, क्योंकि सारा पैसा इनके पास रखा हुआ है, ठीक है, फॉरेक्स का रखा हुआ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का रखा हुआ है। तो एक्चुअली दे आर एक्चुअली रेगुलेटेड एज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी, या कंसोलिडेटेड एक्चुअली बैलेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, अगर गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो इनको हिसाब दे देना पड़ता है, ठीक है। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी हरामखोर आ गई, ज़्यादा पैसा उसने उठा लिया, ठीक है, तो उस चीज़ पे डिबेट होने लगता है, उसी चीज़ पे झगड़ा ही खड़ी होती है एक्चुअली में। ट्रांसफ़र ऑफ RBI टू द गवर्नमेंट,
To look into the issue, expert committee on the economic capital framework was set up by the RBI headed by बिमल जलान। 2019 में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के ऊपर बिमल जलान कमेटी सेटअप की गई, which could advise the manner in which it should share surplus capital। वहाँ पे मैंने शायद गलत बता दिया क्या? नहीं, हाँ ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क was set up by RBI headed by the बिमल जलान सन 2019 में, which could advise the manner in which it should share surplus capital with the government। जिसने एडवाइस दिया कि मैनर इन which तरीके से किस प्रकार इट शुड शेयर सरप्लस कैपिटल विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ सरप्लस कैपिटल को शेयर करना। ऑन इट्स एडवाइस आरबीआई ट्रांसफर 1.76 लाख करोड़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड अफेक्टेड सेवरल चेंज रिलेटेड टू द इशू। जैसे कि 1.76 लाख जो है इतना अमाउंट ट्रांसफर किया गया था। इसमें क्या है, गिविंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, रियलाइज इक्विटी एंड रिवैल्यूएशन बैलेंस। देखो इक्विटी और रिवैल्यूएशन बैलेंसेज मतलब दोबारा कैलकुलेट करना, उसको प्रॉपर फॉर्म में डाटा जो है तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए। किसके पास? आरबीआई के पास। कमिटी रिकमेंडेड दैट रियलाइज इक्विटी कुड बी यूज्ड फॉर मीटिंग ऑल दिस। रियलाइज इक्विटी कुड बी जो कि होनी चाहिए, ठीक है, मीटिंग फॉर ऑल रिस्क, ठीक है, losses as they were primarily built up from the retained earning, while revaluation balance could be reckoned only as risk buffer against market risk as they represented unrealized valuation gains and hence were not distributable। देखो यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक ये है जब आरबीआई पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे तो वहाँ पे मसला ये है कि आरबीआई जो है उस पैसे को प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर्म में रखे, मैंने इतना पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है, जब उसके पास चेकिंग के लिए आए, जब उसके पास रिपोर्ट देना हो, बात समझ में आया। और एक्चुअली में और क्या करे कि जो आने वाला रिस्क है, जो समय में फॉरेक्स रिस्क है या फिर कोई अदर रिस्क है, ठीक है, बैंकों को कोई घाटा होने वाला है कि जब आरबीआई से पैसा जाएगा बैंकों का पैसा वहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो तुमने ज़्यादा पैसा ले लिया, अब अगर बैंक पैसा मांगने आए, जो सिक्योरिटी उन्होंने रखा जमा किया है, खरीदा है, तो उस प्रक्रिया को आरबीआई कहाँ से फुलफिल करेगा? इस रिस्क को कैलकुलेट करते हुए, इवेल्युएट करते हुए, इसी प्रकार से आरबीआई को गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। बात सुन में आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ सेंट्रल बैंक शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रीवैल्यूएशन बैंक बैलेंस क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक का जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। इंटायर नेट इनकम कैन बी ट्रांसफरेबल टू द गवर्नमेंट ओनली इफ रियलाइज इक्विटी इज अबव इट्स रिक्वायरमेंट। जो बैलेंस है तभी ट्रांसफर होगा इंटायर मोड में कि जब तुम्हारे पास सरप्लस अमाउंट में होगा। जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टैक्सेशन, डिफरेंट बैंकिंग फ्रॉम डिफरेंट अदर सर्विसेज को छोड़ के, कि तुम तभी उसको पैसा ट्रांसफर करोगे। मान लो अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक, अधिक मात्रा में पैसा आ रहा बाहर से, ठीक है, तुम्हारे पास सरप्लस अमाउंट में, तभी तुम उसको ट्रांसफर करोगे गवर्नमेंट को। बात समझ में आई? अदरवाइज नॉट, अदरवाइज देखा जाएगा उस प्रोसेस में होता है। इंटायर नेट इनकम, ठीक है, इफ इट इज बिलो द लोअर बाउंड ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट से कम है, रिस्क प्रोविजनिंग विल बी मेड टू एक्सटेंड नेसेसरी ओनली द रेसिडुअल नेट इनकम इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। अगर जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट उससे कम पैसा है तुम्हारे पास, तो तुमको प्रोसेस को समझ के कैलकुलेट करके हर प्रक्रिया को अपना के, ठीक है, कोई मतलब मिनिमम बैलेंस में ट्रांसफर करना हो, चाहिए तुम्हारा भी काम चले, गवर्नमेंट का भी काम चले। अगर गवर्नमेंट नहीं चलेगी तो फिर आरबीआई रहेगा क्या? तो आरबीआई के रहने का फायदा क्या? ऑन द इशू ऑफ आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल कमिटी रिव्यू, जलान कमेटी रिव्यू करती है स्टेटस, नीड और जस्टिफिकेशन ऑफ वेरियस रिजर्व। अब यहाँ भी क्वेश्चन आएगा, जलन कमेटी ने क्या क्या रिव्यू किया? जो पढ़ा रहा हूँ ना, जलन कमेटी ने यही रिव्यू किया। क्या रिव्यू किया? आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल का इशू, ठीक है, और उसका स्टेटस, कैपिटल का स्टेटस, नीड एंड जस्टिफिकेशन ऑफ वेरियस रिजर्व, जो आरबीआई के जो डिफरेंट रिजर्व हैं उसका रिव्यू करना, ठीक है, ठीक है, उस प्रोसेस को कैसे यूज करना भविष्य में, उसको रिव्यू करना। रिस्क प्रोविजन, रिस्क बफर मेंटेन, और रिस्क प्रोविजन क्या क्या आरबीआई का है, मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है भविष्य में, ठीक है, उस चीज़ को रिव्यू करना। मेंटेन बाय द आरबीआई रिकमेंडेड देयर कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? इस प्रकार होता है।
पैसा जो है आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है। ऑन द रिस्क प्रोविजनिंग फॉर मार्केट रिस्क को भी देखते हुए कमिटी हैज रिकमेंडेड द अडॉप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ईएस। दिस इज एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल मेथडोलॉजी है, एक प्रकार की प्रक्रिया है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल अंडर स्ट्रेस कंडीशन इन प्लेस ऑफ एक्सटेंड स्ट्रेस वैल्यू एट रिस्क। बात समझ में मतलब क्या है, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट से कम पैसा है, तुम उसी हिसाब से सेटलमेंट करो, ठीक है। यू डोंट नीड टू फालतू फेंको, ठीक है। गवर्नमेंट जितना वहाँ सब उठा के दे तो नहीं, प्रॉपर चैलेंजिंग फॉर्म में, प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर्म में, प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर्म में, प्रॉपर मनी को कैलकुलेट करके इवेल्युएट करके देन आपका यू ट्रांसफर। इसमें यही लिखा है, ठीक है। मार्केट के रिस्क को देखते हुए while central banks seem to be adopting ES extending shortfall मतलब expected shortfall method percent 99% confidence level, the committee has recommended the adoption of target of expected shortfall 99.5%। कमेटी ने रिव्यू किया, कमेटी ने बताया ये एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का जो परसेंटेज बनेगा 99.5% तुम्हें लेके चलना है, तो तुम पैसा देते रहो इसको गवर्नमेंट को, इतना मतलब कैलकुलेशन, इतना एक्सपेक्टेशन रखना कि इतनी समस्या नहीं आ सकती है। कीपिंग इन द व्यू माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। बात समझ में, ये प्रक्रिया है, तो इसमें ये बताया गया था इस प्रक्रिया में। बात समझ में, तो कमेटी का जो रोल था ना सेंट्रल बैंक के लिए फाइनेंशियल रेजिलियंस के ऊपर था, क्रॉस कंट्री चेकिंग के ऊपर था, क्रॉस कंट्री चेकिंग प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं क्रॉस कंट्री की उसके ऊपर था कि मान लो अगर आरबीआई किसी देश में या आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी प्रक्रिया में भाग ले रही है तो व्हाट इज द प्रोसेस, उसे कुछ सीख रही है ना या नहीं सीख रही है, या फिर सीखने के बाद उसको अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर था, पब्लिक पॉलिसी मैंडेशन के ऊपर था। बात समझ में आई, तो ये प्रक्रिया थी, आपको इस तरह से समझना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो किसी चीज़ को जब पढ़िए ना उसमें पूरा अंदर तक घुस जाइए, तो जब इंटरनल मोड में आप जाते हैं अंदर में तो फिर उसकी जब मतलब आत्मा तक चीज़ें छू जाती हैं ना तो वहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में थॉट निकलते हैं, वही थॉट हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर रहो और सदा मुस्कुराते रहो।